और इस वक्त की एक बड़ी खबर यह है कि चीन के दौरे पर गए मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने चीन से अब पर्यटकों की एक भीख मांगी है। पर्यटकों की भीख। देखिए क्या चाहते हैं मालदीव्स के राष्ट्रपति। मालदीव्स के राष्ट्रपति ने चीन से यह आग्रह किया है कि वो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को वेकेशन के लिए यानी मालदीव्स में छुट्टी मनाने के लिए प्रेरित करें, मालदीव्स को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर चीन में प्रमोट करें, ताकि भारत के लोगों की नाराजगी से उसके पर्यटन उद्योग का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई चीन से हो सके। हर साल पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा लोग भारत से अपनी छुट्टियां मनाने के लिए मालदीव्स जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान के बाद अब भारत के लोग हर रोज मालदीव्स का बहिष्कार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो मालदीव्स नहीं बल्कि अब लक्षद्वीप जाकर अपनी छुट्टियां मनाएंगे और अपने देश और अपने देश की इकोनॉमी को मजबूत करेंगे। अब बड़ी संख्या में लोग ये कह रहे हैं कि अब वो दोबारा कभी मालदीव्स नहीं जाएंगे, मालदीव्स में छुट्टियां नहीं मनाएंगे। और अब मालदीव्स को वाकई इस बात की चिंता होने लगी है, क्योंकि इससे उनकी अर्थव्यवस्था खराब होगी, उनकी आमदनी पर बुरा असर पड़ेगा। भारत के अपमान पर मालदीव्स की मौजूदा सरकार की मुश्किलें अब इतनी बढ़ गई हैं कि वहां पर अब इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की जा रही है। यानी मालदीव्स के जो बाकी नेता हैं, मालदीव्स की जो जनता है, वो आज भी भारत के साथ है, सिर्फ एक नेता को छोड़कर जिसने भारत को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा था, और वो नेता अब इस समय मालदीव्स के राष्ट्रपति हैं। और ये जो राष्ट्रपति हैं नए मालदीव्स के, इन्हें चीन का करीबी माना जाता है। मालदीव्स के एक सांसद अली अजीम ने वहां की मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी से मौजूदा सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की है और कहा है कि मौजूदा घटनाक्रम में जिस तरह से मालदीव की सरकार के कुछ मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया है, उसके लिए वहां के राष्ट्रपति को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, अपना पद छोड़ देना चाहिए। और मालदीव्स की तमाम विपक्षी पार्टियां अब इस अविश्वास प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं। तो सोचिए, मालदीव्स में यह इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि वहां सरकार को गिराने की मांग उठ रही है, वहां के राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग उठ रही है, अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का और भारत का और आप सब लोगों का मालदीव्स में कितना जबरदस्त समर्थन है। इसके अलावा यह मामला इतना बड़ा हो गया कि वहां के बड़े बड़े नेता भी अब इस पर गहरी चिंता जताने लगे हैं। और इन नेताओं में पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब ने कहा है कि इस अपमान के लिए मालदीव्स की सरकार को भारत से माफी मांगनी चाहिए, जबकि पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद ने कहा है कि मालदीव्स की मौजूदा सरकार ने भारत के साथ संबंध खराब करके अपने देश को ही क्षति पहुंचाई है, अपने देश के लोगों को क्षति पहुंचाई है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि मालदीव्स में सोशल मीडिया पर कुछ सर्वे किए गए जिनमें वहां के लोग इस घटनाक्रम के लिए मालदीव्स के मौजूदा राष्ट्रपति की आलोचना कर रहे हैं। और देखिए, हमारे देश में भी तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और आम जनता भारत के साथ एकजुट होकर इस समय खड़े हैं। भारत में भी ऐसी एकता इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली, जहां देखिए चाहे सचिन तेंदुलकर हो, अमिताभ बच्चन हो, सलमान खान हो, बाकी के और बड़े बड़े जो लोग हैं, वो सारे के सारे मिलकर इस समय भारत की इज्जत बचाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जब हर कोई, चाहे भारत में हो या मालदीव्स में हो, भारत का साथ दे रहा है, ऐसे में भी भारत के विपक्षी नेता प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के चक्कर में भारत का ही विरोध कर रहे हैं और इस मुद्दे पर वो भारत के साथ नहीं है। ये बात समझ में आती है कि आपको नरेंद्र मोदी अच्छे नहीं लगते और राजनीति यही कहती है कि अपने प्रतिद्वंदी की तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन जहां बात देश की इज्जत की आ जाए वहां पर तो कम से कम सारी पार्टियों को एकजुट हो जाना चाहिए। और हमारे देश के जो विपक्षी नेता हैं वो इस समय मालदीव्स की आलोचना करने की बजाय अपने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं। और आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूरे विवाद के लिए मोदी सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। ಮೋದಿಯವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಅವ ಮನೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಅದು ಈಜಿ ಇದೆ.
ಆದ್ರೆ ದೇಶಗಳು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಚಿಂಚು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. आज जो ये कंट्रोवर्सी हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आती ये क्यों हो रही है, क्या वजह है? क्या इस वजह से है क्योंकि भारत में जो नफरतें पैदा हो रही हैं हिंदू और मुसलमानों में, क्या ये वजह हो सकती है? मैं नहीं जानता. मैं मालदीव गया नहीं हूँ. ये समझता हूँ कि ये फॉरेन मिनिस्ट्री जो हमारी है वही इसका बता सकती है देश को कि वजह क्या है जिसकी वजह से ये हो रहा है. अब देखिए, आज जब हमारे देश के विपक्ष के नेता इस अपमान के लिए प्रधानमंत्री मोदी को ही जिम्मेदार मान रहे हैं, ऐसे में एक तुलना देखिए. असल में पूरा पॉइंट यह है कि अगर भारत का अपमान होता है, हमारे देश का अपमान होता है, हमारे देश के लोगों का अपमान होता है, या हमारे देश के लोगों द्वारा चुने गए हमारे प्रधानमंत्री का अपमान होता है, तो यह सबका अपमान है. और ऐसे में चाहे नेता किसी भी पार्टी के हों, उन्हें एकजुट होना चाहिए. अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है इसके लिए तो मोदी ही जिम्मेदार हैं, और वो मोदी के अपमान का राजनीतिक आनंद उठा रहे हैं, मन ही मन बहुत खुश हैं. लेकिन अब एक दूसरी तुलना देखिए. हम आपको वर्ष 2013 के एक घटनाक्रम के बारे में आज बताना चाहते हैं. 2013 मतलब जब यूपीए की सरकार थी और बीजेपी विपक्ष में थी. उस समय पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए देहाती औरत शब्द का इस्तेमाल करके उनका अपमान किया था. और उस समय विपक्ष के नेता नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ का पुरजोर विरोध किया था. लेकिन इस बार कांग्रेस के नेता इस पूरी स्थिति के लिए मोदी के साथ बिल्कुल खड़े हुए नहीं हैं. मोदी ने तब क्या कहा था 2013 में जब वो विपक्ष में थे, और जब नवाज शरीफ ने हमारे प्रधानमंत्री का, चुने हुए प्रधानमंत्री का अपमान किया था, तो देखिए. नवाज शरीफ ने यह कहा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देहाती औरत जैसे हैं. भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं. नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो और ये कहते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो देहाती औरत जैसे हैं. वो ओबामा के पास जाकर के मेरे खिलाफ शिकायत करते हैं. हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता. हिंदुस्तान का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता. हिंदुस्तान में हम 125 करोड़ एक है. वयम पंचाधिकम शतम. हमारे प्रधानमंत्री का अपमान ये देश सहन नहीं करेगा. अब देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में जिस बात पर किसी का ध्यान अभी तक नहीं गया है, वो है ब्रांड मोदी की ऐसी ताकत जिसके सामने सब फीके दिखाई देते हैं. आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने ही आपसे कहा था कि अगर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, रजनीकांत, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी को भी सबको जोड़ लिया जाए, उन सब की लोकप्रियता को भी एक साथ मिला दिया जाए, तो भी ब्रांड मोदी की ताकत उनसे कहीं ज्यादा होगी. और मालदीव्स का यह ताजा मामला इसी ब्रांड मोदी की ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया है. प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ एक बार लक्षद्वीप के आकर्षक बीचेस की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर लोगों के साथ शेयर की, और उसके बाद लक्षद्वीप भारत के लोगों में इतना लोकप्रिय हो गया कि अब हर कोई लक्षद्वीप जाना चाहता है और उसके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं. लोग दिन भर इंटरनेट पर लक्षद्वीप को सर्च कर रहे हैं और लोगों में इतना क्रेज हो गया है लक्षद्वीप के लिए कि लोग अब कहते हैं कि वो मालदीव्स नहीं, लक्षद्वीप जाना चाहते हैं. और इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो काम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े खिलाड़ी और फिल्म स्टार्स किसी जगह का ब्रांड एम्बेसडर बनकर भी नहीं कर पाते, वो काम प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप में एक तस्वीर पोस्ट करके कर दिखाया एक ही दिन में, और लक्षद्वीप को मालदीव्स के बराबर लाकर आज खड़ा कर दिया. अब तक दुनिया में यही चलन रहा है कि जब भी कोई बड़ी कंपनी
अपने किसी प्रोडक्ट का प्रचार करती है, अपने किसी नए प्रोडक्ट को बाजार में उतारती है, या कोई देश या कोई राज्य अपने यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई नया कैंपेन शुरू करता है, तो इसके लिए वो किसी मशहूर एक्टर या किसी बड़े खिलाड़ी या किसी बड़े सेलिब्रिटी को अपने देश का या फिर अपने राज्य का टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर देता है। उदाहरण देखिए, जैसे वर्ष 2023 में पश्चिम बंगाल की सरकार ने सौरव गांगुली को, वर्ष 2019 में हिमाचल प्रदेश ने एक्ट्रेस यामी गौतम को, 2016 में अरुणाचल प्रदेश ने जॉन इब्राहिम को, असम की सरकार ने प्रियंका चोपड़ा को, और 2011 में गुजरात की तत्कालीन सरकार ने अमिताभ बच्चन को राज्य के टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और ये सारे जो एक्टर्स हैं, ये जिस जिस राज्य के भी ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, ये विज्ञापन करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि आप इन राज्यों में आइए। अब आप सोचिए, सौरव गांगुली की अपील पर पश्चिम बंगाल को कितने लोगों ने फॉलो किया होगा? प्रियंका चोपड़ा की अपील पर कितने लोग असम गए होंगे? या फिर अमिताभ बच्चन की अपील पर कितने लोग गुजरात गए होंगे? और यहां बात सिर्फ इन राज्यों की और इन ब्रांड एम्बेसडर्स की नहीं है। वर्ष 2016 में शाहरुख खान दुबई टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, जबकि 2021 में मशहूर टेनिस प्लेयर रॉजर फेडरर स्विट्जरलैंड के ब्रांड एम्बेसडर बने, और 2015 में सैफ अली खान ब्रिटेन के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। तो ये तो अपने देश नहीं बल्कि दूसरे देशों के को भी प्रमोट कर रहे हैं। अभी नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और इसी तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने विज्ञापनों के लिए इन बड़े बड़े एक्टर्स और खिलाड़ियों को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करती है। और बड़ी बात यह है कि ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद इनके विज्ञापन दिन भर आपके सामने टीवी पर चलते रहते हैं। चाहे कोई बड़ा क्रिकेट का मैच हो, कोई और बड़ा इवेंट हो, कोई बहुत बड़ी फिल्म टीवी पर आ रही हो, कोई सीरियल टीवी पर आ रहा हो, हर ब्रेक में आपको इन एक्टर्स के विज्ञापन देखने को मिलते हैं। आप रोज देखते हैं, आज भी आपने देखे होंगे। लेकिन इसके बावजूद ये लोग कभी भी किसी प्रोडक्ट को बहुत बड़ा या बहुत ज्यादा सफल नहीं बना पाते, उतना नहीं जितना मोदी ने बना दिया। बनाते होंगे, हम आज इनकी ब्रांड जो पावर है उसे हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये बता रहे हैं कि मोदी के सामने इनकी ब्रांड की तुलना कहां ठहरती है। इनकी तुलना में आप प्रधानमंत्री मोदी को देखिए, जिन्होंने सिर्फ एक बार लक्षद्वीप की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की, एक बार और एक दिन, और लक्षद्वीप को रातों रात दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया। हालांकि आज यहां बात सिर्फ लक्षद्वीप की नहीं है, बल्कि ब्रांड मोदी की ताकत को आप कई और उदाहरणों से आज समझ सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2020 में लोगों से मिलेट्स यानी मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए कहा, और उनकी सिर्फ एक अपील का असर यह हुआ कि जिस भारत में हर महीने प्रति व्यक्ति औसतन 2 से 3 किलोग्राम मोटे अनाज की खपत होती थी, उसी भारत में अब हर महीने प्रति व्यक्ति 14 किलोग्राम मोटे अनाज की खपत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की वजह से ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित कर दिया, और ब्रांड मोदी की वजह से ही अब भारत में मिलेट्स का व्यापार 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को छूने वाला है। अब आप सोचिए, मिलेट्स को अगर किसी और बड़े अभिनेता ने, खिलाड़ी ने प्रमोट किया होता तो क्या इतना जंप आता? मिलेट्स की तरह ही प्रधानमंत्री मोदी ने योग को बढ़ावा देने की पहल की, और अब हर साल 21 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाती है और दुनिया भर में लोग योग करते हैं। यह भी उनकी पहल पर हुआ। इससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे अपने देश भारत में योग करने की जो परंपरा 1 दशक पहले तक लगभग समाप्त हो रही थी, आज उसी भारत में 18 साल से ज्यादा उम्र का हर 3 में से 1 व्यक्ति नियमित रूप से योग करता है। तो प्रधानमंत्री मोदी असल में मिलेट्स के भी ब्रांड एम्बेसडर बन गए, योग के भी ब्रांड एम्बेसडर बन गए, और उन्होंने योग को दुनिया में इतना बड़ा ब्रांड बना दिया, मिलेट्स को भी इतना बड़ा ब्रांड बना दिया। योग की तरह ही प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल पेमेंट के मामले में भी भारत को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बना दिया है। वर्ष 2013-14 में हर दिन हमारे देश में सिर्फ 35 लाख डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद अब भारत में हर दिन 35 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं। और ब्रांड मोदी की इस ताकत को आप और उदाहरणों से भी देखिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन 35 लाख से 35 करोड़ पहुंच गए। अब एक और उदाहरण आपको बताते हैं खादी के बारे में। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2014 में रेडियो पर
अपने मन की बात कार्यक्रम के पहले एपिसोड में देश के लोगों से खादी को बढ़ावा देने के लिए कहा और उसके बाद से देश में खादी कपड़ों की इंडस्ट्री में 172% की वृद्धि हुई, जबकि खादी से बनने वाले कपड़ों की बिक्री प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद 248% तक बढ़ गई। और जो खादी उद्योग यूपीए की सरकार में लगभग खत्म होने की कगार पर आ गया था, विलुप्त होने वाला था, उसका सालाना टर्नओवर सिर्फ 31,000 करोड़ रुपए रह गया था। वही खादी उद्योग वर्ष 2022 और 23 में 1,35,000 करोड़ रुपए का हो गया और यह ब्रांड मोदी की वजह से ही मुमकिन हुआ। आपको वर्ष 2020 की वो तस्वीरें भी याद होगी जब प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड के दौरान लोगों से थाली और ताली बजाने का आग्रह किया था और उसके बाद देश के तमाम फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए दिए जलाने की लोगों से अपील की थी। और इस अपील का असर यह हुआ कि देश के सभी वर्गों के तमाम लोग आपको थाली और ताली बजाते हुए नजर आए, चाहे शहर कोई भी हो, गांव कोई भी हो। कितना असर हुआ सोचिए। क्या पूरी दुनिया में कोई भी और ऐसा नेता या सेलिब्रिटी या खिलाड़ी ऐसा होगा जिसके एक बार कहने पर, जिसकी एक अपील पर 100 करोड़ से ज्यादा लोग उसकी अपील का पालन करने में शामिल हो जाएं? लेकिन ब्रांड मोदी की ताकत ऐसी है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो प्रोडक्ट बहुत बड़ा बन जाता है। और गुजरात का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी आज उसी में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची इस प्रतिमा को बनाने का ऐलान किया, तब तमाम लोगों ने, नेताओं ने इसे फिजूल खर्ची बताया था और कहा था कि यह पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, इस प्रतिमा को देखने कोई नहीं जाएगा। लेकिन पिछले दिनों ही एक दिन में 80,000 से ज्यादा लोग इस प्रतिमा को देखने के लिए आए और यह एक रिकॉर्ड बन गया, क्योंकि इतने लोग ताजमहल को देखने के लिए भी नहीं जाते। तो यहां आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री मोदी अगर कभी बाकी के फिल्म स्टार्स की तरह, बाकी के सेलिब्रिटीज की तरह अगर विज्ञापन करने लगे तो वो कितना पैसा लेंगे और उनका जो इन्फ्लुएंस है वो कितना जबरदस्त होगा। और वो शायद वो दुनिया के अकेले ऐसे नेता हैं जो अगर कहते हैं लोगों से कि आप आज शाम को थाली बजाइए, ताली बजाइए, तो करोड़ों लोग थाली बजाने लगते हैं। वो कहते हैं मिलेट्स खाइए तो करोड़ों लोग मिलेट्स खाने लगते हैं। वो कहते हैं खादी पहनिए तो करोड़ों लोग खादी पहनने लगते हैं। वो कहते हैं योग कीजिए तो दुनिया में करोड़ों लोग योग करना शुरू कर देते हैं। वो जिस भी प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेते हैं। अब उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप जाइए तो अब सारी दुनिया लक्षद्वीप जाने के लिए तैयार है। इससे आपको पता चलेगा कि ब्रांड मोदी अपने आप में एक सोलो ब्रांड के तौर पर, यानी अपने अकेले दम पर वो किसी भी चीज को प्रमोट कर सकते हैं, किसी भी योजना को प्रमोट कर सकते हैं। और उनके तुलना में अगर आप देखेंगे जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स के विज्ञापन आप दिन रात देखते हैं, वो उनके सामने शायद इस समय कहीं नहीं ठहरते।